नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के कला एवं संस्कृति के बारे में, और कला एवं संस्कृति में हम राजस्थान की स्थापत्य कला को पढ़ रहे थे, और स्थापत्य कला में हम पढ़ रहे थे दुर्गों के बारे में। साथियों, जो दुर्गों से संबंधित टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि दुर्ग राजस्थान का जो कला एवं संस्कृति है उसकी नींव है। इसको अध्ययन करने के बाद हमें इतिहास के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती है। बहुत से महल, कुएं, बावड़ियाँ आदि के बारे में भी जानकारियाँ मिल जाती है, और इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको जब भी क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। वैसे क्लास डेली चल रही है, तो संडे को हम क्लास नहीं रखेंगे, संडे को ऑफ रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है, और डेली क्लास चलेगी। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, हमारी जो क्लास चल रही थी उसी क्रम में आज हम देखेंगे कुंभलगढ़ और गागरोन दुर्ग के बारे में। ये जो दुर्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो भी इन दुर्गों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये बहुत ही सुंदर दुर्ग है, बहुत ही अच्छा दुर्ग है। और ये इमेज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इमेज में आप देख सकते हैं यह है कुंभलगढ़ दुर्ग, कितना हरियाली के मध्य स्थित है। साथियों, ये कहाँ पे स्थित है ये हम देख लेते हैं। ये राजसमंद में सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। जो राजसमंद है वहाँ पे एक सादड़ी नामक स्थान है, वहाँ पे ये स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। साथियों, जब भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो हम महत्वपूर्ण क्या बातें पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्माण और श्रेणी के बारे में हम पढ़ते हैं, और निर्माता के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना है कि निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण संप्रति मौर्य द्वारा करवाया गया था। साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हो चुका है, संप्रति मौर्य है यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, ये मौर्य शासक था, ये भी हमें ध्यान रखना है। वो सर्वप्रथम मौर्य शासक संप्रति मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। साथियों, इसके बाद जब राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया तो यहाँ पर सिर्फ इसका ढांचा रह गया था, पूरा दुर्ग नहीं था। तो इसका निर्माण फिर राणा कुंभा ने करवाया। इसी वजह से राणा कुंभा को आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा, और अगर वास्तविक निर्माण किसने करवाया ये पूछा जाए तो संप्रति मौर्य हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति मौर्य के मच्छेंद्रगढ़, इसका नाम मच्छेंद्रगढ़ था, दुर्ग के स्थान पर शिल्पी मंडल की देखरेख में 1448 से 1458 में पूर्ण करवाया। ये हमें ध्यान रखना है। किसकी देखरेख में करवाया? मंडन की देखरेख में। शिल्पकार था, वास्तुकार था मंडन, उसकी देखरेख में हुआ। और कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ? 1448 में। और कब पूर्ण हुआ? 1458 में। ये भी हमें ध्यान रखना है। साथियों, हम देखते हैं कि श्रेणी कौन सी है। तो श्रेणी इसकी परिध श्रेणी भी है और गिरी श्रेणी है। दो श्रेणियों के अंतर्गत ये दुर्ग आता है कुंभलगढ़। साथ ही जो परिध श्रेणी है, ये क्यों परिध श्रेणी के अंतर्गत आता है? साथियों, इसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है जो कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और 8 मीटर चौड़ी है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, मतलब कितनी लंबी दीवार है। इसको भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। और जो दूसरी दीवार है विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, एक तो चाइना में और उसके बाद ये दीवार है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों, गिरी श्रेणी का क्यों है कि गिरी श्रेणी का इस वजह से कि ये जरखा पहाड़ी पर स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये जरखा पहाड़ी पर स्थित है, इसी वजह से इसको गिरी श्रेणी के अंतर्गत है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम कुंभलगढ़ के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके प्रवेश द्वार ओरठ पोल है। जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? ओरठ पोल है। प्यारे साथियों, इसके 8 प्रवेश द्वार है, ये भी हमें ध्यान रखना है। परंतु जो प्रमुख द्वार है, मुख्य द्वार है, वो है ओरठ पोल। तो ये हमें ध्यान रखना है। 8 प्रवेश द्वार है। और साथियों, जो इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा थे, उन्होंने किसके लिए करवाया? तो उनकी पत्नी थी कुंभल देवी। यहाँ पर इनका नाम कई जगह पर आपको कुंभल मेरू भी मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, इनकी पत्नी कुंभल देवी के लिए निर्माण करवाया था। और वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे मंडन। ये भी हमें ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? मंडन। साथियों, वास्तुकार क्या होते हैं? वास्तुकार होते हैं जो नक्शा बनाते हैं या वास्तु के हिसाब से जो नक्शा सेट करते हैं, वो मंडन थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में।
तो और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम देख लेते हैं। उपनाम देख लेते हैं, उपनाम क्या क्या है। उपनाम है एक मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, और प्राचीन समय में इसको मेरुदंड भी कहा जाता था, और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है, और मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है। एस्ट्रकून दुर्ग किसने कहा, तो ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। प्यारे दोस्तों, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर स्थित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और प्राचीन समय में इसको मेरुदंड कहते थे, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है। और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली तो है ही सही है, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राजा थे, जब भी उन पर कोई संकट आता था, जब भी उनको शरण लेनी होती थी, तो यहीं आकर वो शरण लेते थे। इसी वजह से इसको मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। और मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के राजाओं को इसी यहीं पर शरण लेते थे, और यहीं से वो ध्यान रखते थे अपने राज्यों के बारे में, और यहीं से निगरानी करते थे, तो इसी वजह से इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, एस्ट्रकून दुर्ग, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो महल बने हुए हैं, वो महलों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। साथ ही इसमें एक बादल महल बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बादल है, इंपॉर्टेंट महल है। इसी वजह से मैं आपको ये अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, चित्र भी बना के लाया हूँ कि वे चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बादल महल जो बना हुआ है, इस बादल महल आप जानते हैं बहुत ऊंचाई पर जो महल होते हैं उनको बादल महल कहा जाता है। और ये बादल महल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है जनाना कक्ष और एक है मर्दाना कक्ष। साथियों, जनाना कक्ष भी दो भागों में बटा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। मर्दाना कक्ष तो एक ही है, और जनाना कक्ष जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक कहा जाता है जूनी कचहरी, एक को कहा जाता है श्रृंगार कक्ष, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, जो जूनी कचहरी है, इसमें 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिनको कीक्का भी कहा जाता है, जिनका बचपन का नाम कीक्का था, और राणा प्रताप इनका जन्म यहाँ हुआ था। इसी वजह से ये बादल महल बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है। बादल महल क्यों महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़ का, क्योंकि यहाँ पर जूनी कचहरी में 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ ही एक महल है झाली रानी का महल। झाली रानी का मालिया जिसे कहते हैं, ये एक महल है, इसको अटपटा महल भी कहा जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, इससे संबंधित जानकारियाँ। चलते हैं आगे, देखते हैं और इससे महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें जो मंदिर स्थित है वो है एक नीलकंठ महादेव का मंदिर, और जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा जाए। ये इसका मैं इमेज भी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। एक है यहाँ पर कुंभ स्वामी मंदिर या मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। साथियों, 5 काली शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति और संस्कृत में लिखी हुई है, ये यहाँ पर रखी हुई है। जो कुंभ स्वामी मंदिर है, इसके बाहर 5 काली शिलाओं पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति है यहाँ पर, जो कि संस्कृत में लिखी हुई, ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ये लेखक है कान्हा व्यास। प्यारे दोस्तों, गौरीशंकर ओझा ने इसका प्रशस्ति के लेखक महेश दास को बताया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा मंदिर है एक और यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर स्थित है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक शिवलिंग स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5.5 फुट ऊंचाई, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कुंभलगढ़ के मंदिर हो जाते हैं। चलते हैं आगे और इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। प्यारे दोस्तों, एक कुंभलगढ़ में एक छोटा गढ़ भी स्थित है, जिसका नाम है कटारगढ़, तो ये बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो उच्चतम बिंदु है, इस कटारगढ़ का जो यहाँ पर उच्चतम बिंदु है, यहाँ पर ये स्थित है, इसको कहा जाता है कटारगढ़। प्यारे दोस्तों, ये उच्चतम बिंदु पर स्थित है, और महाराणा कुंभा स्वयं यहाँ पर निवास करते थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। जो कटारगढ़ है, इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। इसको मेवाड़ की तीसरी आंख क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महाराणा कुंभा की 2 आंखें तो स्वयं है, और एक ये कटारगढ़ है, इसके माध्यम से ये निगरानी रखते थे, इसी वजह से इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जो कटारगढ़ था, इसके लिए अबुल फजल ने क्या कहा, अबुल फजल ने कहा, यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी है, इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। प्यारे दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर था, अगर कोई ऊपर देखता था तो सिर की पगड़ी भी गिर जाए, इतना ऊंचाई ये दुर्ग है, तो ये हमें ध्यान रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। चलते हैं कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, चलते हैं आगे, देखते हैं और इससे रिलेटेड। प्यारे दोस्तों, एक कुंड स्थित है इसमें, मामादेव कुंड।
जो मामादेव कुंड है इसके पास राणा कुंभा की हत्या की गई थी। जो उदा था उनका पुत्र, उसने राणा कुंभा की हत्या की थी। और कब हत्या की? 1468 में। ये बहुत महत्वपूर्ण कुंड है। इसी वजह से ये कुंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो उदा थे उन्होंने राणा कुंभा की हत्या की थी। और साथियों, जब राणा कुंभा ने की हत्या हो गई पुत्र के द्वारा, तो उदा को क्या कहा जाएगा? उदा को कहा जाएगा पितृहंता। तो ये इतिहास का एक पितृहंता हो गया उदा। प्यारे दोस्तों, एक और बात हमें ध्यान रखनी है, मैंने नोट लगाकर आपके लिए लेकर आया हूँ कि मामदेव कुंड जो है वो सिवानागढ़ बाड़मेर में स्थित है। तो मामादेव कुंड अलग है और मामदेव कुंड अलग है। मामदेव कुंड कहाँ पर है? सिवानागढ़ बाड़मेर में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य कुंभलगढ़ से रिलेटेड। प्यारे दोस्तों, कुंभलगढ़ से रिलेटेड एक तथ्य बताता हूँ कि कुंभलगढ़ में एक राजकुमार, ये था उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उनकी छतरी बनी हुई है। ये हमें ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, जिनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था, उनकी छतरी बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, चौड़ी दीवार बनी हुई है, 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी दीवार है। इस दीवार को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये दीवार है, यहाँ पर ये दीवार बनी हुई है और ये दीवार ध्यान रखना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कुंभलगढ़ के बारे में। चलते हैं हम आगे और देख लेते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी वो हमने देखी, और हम अब अध्ययन करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो भी हमने पढ़ा वो सब पर्याप्त है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं हम अगला दुर्ग देखते हैं, हम गागरोन दुर्ग। प्यारे दोस्तों, ये गागरोन दुर्ग का इमेज है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है ये गागरोन दुर्ग। प्यारे दोस्तों, देखते हैं हम कहाँ पे स्थित है। तो ये दुर्ग स्थित है झालावाड़ में स्थित है। निर्माण कब हुआ? तो 1195 ईस्वी में निर्माण हुआ। और निर्माता कौन थे? निर्माता थे डोडा वंश के परमार शासक बिज्जल देव। बिज्जल देव ने इसका निर्माण करवाया था गागरोन दुर्ग का। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो गागरोन दुर्ग है, इसकी श्रेणी कौन सी है? जल औदुक श्रेणी। प्यारे दोस्तों, जल श्रेणी जो होती है ये नदियों के संगम पर स्थित जो दुर्ग रहते हैं उसको जल श्रेणी कहते हैं। और इसी श्रेणी को कौटिल्य ने औदुक श्रेणी कहा। यह भी हमें ध्यान रखना है कि औदुक श्रेणी इसको कहा था। शुक्र के अनुसार जल श्रेणी कहा गया और शुक्र के अनुसार जल श्रेणी कहा गया, और जो कौटिल्य थे उनके अनुसार औदुक श्रेणी कहा गया। और औदुक श्रेणी क्यों है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हासिल करते हैं। ज़्यादा बड़ा दुर्ग नहीं है, कुछ ही तथ्य हैं जो कि मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो इसके उपनाम देख लेते हैं हम गागरोन दुर्ग के बारे में। एक नाम है इसका डोडगढ़। प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण मैंने अभी आपको बताया कि डोडा वंश के शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से इसको डोडगढ़ कहा जाता है। डोडागढ़ के जो परमार शासक थे बिज्जल देव, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। इस वजह से इसको डोडगढ़ कहा जाता है। इसको धुल्लरगढ़ भी कहा जाता है और इसको शाहगढ़ भी कहा जाता है, एक गीदकगढ़ भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका दुर्ग का प्राचीन नाम था गरगराटपुर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका जो गागरोन नाम था वो किसने नामकरण किया? इसका नाम देवी सिंह खींची ने नाम चेंज किया था इसका, नहीं तो इसका प्राचीन नाम गरगराटपुर था और इस दुर्ग का नाम देवी सिंह खींची ने गागरोन दुर्ग किया था। गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के तोते भी निवास करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, ये तोते बोलने में समझने में बहुत ज़्यादा इनके जानकारी है, इसी वजह से ये तोते महत्वपूर्ण है। हीरामन जाति के तोते होते हैं और इन्हीं तोतों ने महारानी वो पद्मावती थी उसके बारे में बताया था रावल रतन सिंह, और इसी तोते से उनको पता चला था, इसी तोते की वजह से। चलते हैं आगे, इसके उपनाम हो गए हैं। हम अब देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें एक मंदिर स्थित है, यह हमें ध्यान रखना है। मधुसूदन मंदिर स्थित है। गागरोन दुर्ग में कौन सा मंदिर स्थित है? मधुसूदन दुर्ग स्थित है। और निर्माण किसने करवाया? दुर्जन शाल द्वारा निर्माण करवाया गया। प्यारे दोस्तों, ये मंदिर हमें ध्यान रखना है क्योंकि एक ही मंदिर स्थित है यहाँ पर, मधुसूदन मंदिर।
और दुर्जन साल द्वारा निर्माण करवाया गया था। और एक शाह दरगाह भी स्थित है। दरगाह किसकी स्थित है यहाँ पे? हमीमुद्दीन की दरगाह और एक मिट्ठे शाह की दरगाह। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, मिट्ठे शाह की दरगाह और हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है। चलते हैं आगे और इससे महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। यहाँ पर उर्स भी लगता है, ये हमें ध्यान रखना है इस प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं हम गागरोन दुर्ग के जो महल हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें एक अचल दास महल स्थित है, एक दीवान खास महल स्थित है, एक सरपट महल स्थित है, एक रंग महल स्थित है और एक खींचिया महल स्थित है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण महल हैं। इन महलों के आपको नाम याद रखने, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है कि किसने निर्माण करवाया, क्योंकि इनके नाम ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन से महल स्थित है। अचल दास महल और एक दीवान एक खास महल स्थित है। और तीसरा कौन सा है? सरपट महल यहाँ पर स्थित है। और चौथा कौन सा है? रंग महल स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक पांचवा है खींचिया महल स्थित है। चलते हैं आगे, देखते हैं और गागरोन दुर्ग के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हम हासिल करते हैं। गागरोन दुर्ग से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे एक संत पीपा की जन्मस्थली या छतरी स्थित है। जो संत पीपा थे, जो प्रताप सिंह थे, उनकी यहाँ पर छतरी स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। इनका मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह। संत पीपा जो है ये इनकी जन्मस्थली है और यहाँ इनकी छतरी भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। संत पीपा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह हमें ध्यान रखना है। ये मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। प्यारे दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ ले कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, तो आप गागरोन दुर्ग पे टिक मत करना। आप ध्यान रखना कि समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। गागरोन दुर्ग में सिर्फ संत पीपा की छतरी ही स्थित और जन्मस्थली थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनका जो मूल मंदिर है, मुख्य मंदिर है, समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो संत पीपा की जो गुफा है ये टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनकी गुफा किस काम आती थी? तो इस गुफा के माध्यम से चामुंडा माता के दर्शन करने जाते थे और टोडा रायसिंग में स्थित है ये संत पीपा की गुफा। और गागरोन दुर्ग में गिदक पहाड़ी स्थित है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये गिदक पहाड़ी क्यों प्रमुख महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से अपराधियों को दंड दिया जाता है। प्यारे साथियों, इस पहाड़ी से जब भी कोई अपराधी होता था, उसको दंड देना होता था, तो इस पहाड़ी से गिरा दिया जाता था और इस प्रकार से दंड दिया जाता है। तो ये गिदक पहाड़ी इसी वजह से महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे, इससे रिलेटेड हम तथ्य देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जो गागरोन दुर्ग है बिना नींव का दुर्ग है। इसमें नींव नहीं है, बिना नींव का दुर्ग ही। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसका जो दुर्ग का परकोटा है, तिहरा परकोटा है, 3 दीवारें बनी हुई है। ये ध्यान रखना है हमको। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य है कि तिहरा परकोटा है और बिना नींव का दुर्ग बना हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कैसी कलाकृति रहती थी, बिना नींव के भी इतना बड़ा दुर्ग बना देते थे उस समय में। और आज तक भी ये दुर्ग सुरक्षित है। इसी वजह से ये दुर्ग पुराने ज़माने के जो निर्माण कार्य होते थे, बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होते। इसका परिवर्तित नाम बीच में नाम भी परिवर्तित कर दिया गया था, मुस्तफाबाद नाम रख दिया था। और ये किसने रखा था? तो ये महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। और कब रखा था? 1444 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई कि इसका बीच में नाम चेंज किसने कर दिया था? मुस्तफाबाद। और किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने 1444 में। चलते हैं आगे, देखते हैं गागरोन दुर्ग में जो साके हुए हैं उनके हम देख लेते हैं। इसमें 2 प्रमुख साके हुए हैं। और ये साकों की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है शिवदास गार्डन जो थे, उनका एक ग्रंथ था अचल दासरी वचनिका। तो अचल दासरी वचनिका के माध्यम से हमें 2 साकों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथियों, ये साके इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम साका कब हुआ था? प्रथम साका हुआ था 1423 ईस्वी में। जब साका हुआ तो उस समय शासक कौन थे? अचल दास शासक थे। और आक्रमण किसका हुआ था? अलफ खां गोरी होशंग शाह का, जिसको होशंग शाह भी कहा जाता है, या अलफ खां गोरी इसका मूल नाम था और होशंग शाह इसको कहा जाता है। तो प्रथम शाखा कब हुआ? प्रथम शाखा हुआ 1423 ईस्वी में। और शासक कौन था? अचल दास वहाँ के शासक थे। आक्रमण किसका हुआ साथियों? अलफ खां गोरी का आक्रमण हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा शाखा कब हुआ? दूसरा शाखा हुआ 1444 ईस्वी को। और गागरोन के शासक कौन थे उस समय? उस समय शासक थे पलहणसी। और आक्रमण किसका हुआ? महमूद खिलजी प्रथम का। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये 2 शाखे थे। प्रथम शाखा 1423 ईस्वी को, दूसरा शाखा 1444 ईस्वी को। और प्रथम शाखे में शासक कौन थे? अचल दास। और आक्रमण किसका हुआ? अलफ खां गोरी का, जिनको होशंग शाह भी कहा जाता है। और दूसरा शाखा कब हुआ? 1444 ईस्वी को। और उस समय शासक कौन थे? पलहणसी। और आक्रमण किसका हुआ? महमूद खिलजी का।
तो साथियों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जितने भी तथ्य थे वो सारे हमने देखे कुंभलगढ़ और गागरोन दुर्ग से रिलेटेड। जो कुंभलगढ़ से और गागरोन दुर्ग से रिलेटेड जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने देखे। तो प्यारे साथियों, अगर आपने पूरा क्लास देखी और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, और कुछ कमियां हो या कुछ राय देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अगर प्यारे दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तब भी जब भी आपके लिए क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा और आपको पता चले कि अब हमें क्लास लेनी है। नहीं तो आप कहीं इधर उधर बिजी हो गए तो क्लास मिस ना कर दें। साथियों, अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ पर भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे कला एवं संस्कृति के जो दुर्ग थे उनको हम पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में मैं और आगे अगली दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज के लिए इतना ही था। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजस्थान।